अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिहा राजपूत। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर। आज जैसे कि 10 अक्टूबर है तो आज है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ में कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि उन फैक्टर्स को लेकर ही हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं और हम बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड इमोशनल फैक्टर्स। मतलब कि साइकोलॉजिकल वेलबींग होगी, इमोशनल वेलबींग होगी एंड हमारी सोशल जो है वो वेलबींग होगी। तो फिर एक पर्सन जो है वो मेंटली तौर पर हेल्थी माना जाएगा। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग में क्या आएगा कि हमारी कोग्निशन कैसी है, हमारी सेल्फ वर्थ कैसी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, हमारी सेल्फ एस्टीम कैसी है। एक पर्सन की जब ये चीज़ें ये सारे एलिमेंट्स एक्यूरेट होंगे तो वो साइकोलॉजिकली तौर पर एक सेहतमंद इंसान होगा। इसी तरह से इमोशंस में आ जाएंगे कि पर्सन को पता है कि मेरे इमोशंस कब कैसे उभरते हैं और कैसे वो बैठते हैं। उसको अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होगा। उस पर्सन को पता होगा कि मैंने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, उससे कैसे डील करना है या उससे निपटना कैसा है। इसी तरह से सोशल वेलबींग में आएगा कि हमारे रिलेशनशिप हमारे साथ कैसे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं और उनके साथ हम किस तरह से रिश्ता लेके चलते हैं अपना। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ में इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं या हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी 3 ही फैक्टर हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ये एक में ही आ जाता है। इसके साथ होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे जीन्स, जेनेटिक्स हो गए, उसके बाद ब्रेन केमिस्ट्री हो गई, हार्मोन्स हो गए, ये चीज़ें जो होती हैं बायोलॉजिकली तौर पर मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही होती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे थिंकिंग प्रोसेस हो गया, कॉग्निशंस हो गई। और सोशल में आ जाता है हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि ये जो पर्सन है या हमारे अंदर वो वार्निंग साइंस आ रहे हैं। तो क्या ये एक खतरे की अलामत है, क्या हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इससे डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे पहले इसमें आएगा कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गया। उसके बाद आएगा कि पर्सन जो है उसकी नींद बहुत कम हो गई है। फिर वो खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू हो गया, लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मतलब कि यूँ कह लें कि वो इगोइस्टिक पर्सनैलिटी हो गई है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं इसमें साइंस में कि वो अपने जो डेली रूटीन टास्क है उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसको रूटीन टास्क परफॉर्म करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना शुरू हो गया है, छोटी छोटी चीज़ों पर वो सोचना शुरू हो गया है, दबाव महसूस करना शुरू हो गया है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि वो अपनी डेली रूटीन जो एक्टिविटीज़ है उन पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। डेली रूटीन का इसलिए बोला जाता है कि अगर हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब जैसे कि हमने रूटीन में जो काम कर रहे हैं वो करना छोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमें मेंटल हेल्थ इलनेस आ रही है जिससे हम अपनी ये रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे। उसके साथ आ जाता है हमारा कि कुछ भी बिला वजह ही किसी बात का उसको खौफ महसूस होना शुरू हो जाए। फिर वो लोगों के साथ रहने में दिलचस्पी महसूस ना करे, लोगों से वो कट ऑफ होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से ये सिग्नल्स होते हैं जिनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये मेंटली वीक जा रहा है या मेंटली वीक होना स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ की सर्विसेज क्या है और ये कैसे चल रही होती हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोज करते हैं। ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम इसको डायग्नोज करते हैं कि हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर क्या जो भी हम इसको वो डायग्नोज कर रहे हैं क्या वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमारी आती है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि हम उस पर्सन को किसी भी रिहैब सेंटर में रखते हैं अगर वो ज़्यादा मेंटली इल हो गया। अगर तो ज़्यादा मेंटली इल नहीं हुआ तो वो सिर्फ प्रिकॉशन से, साइकोथेरेपी से या फिर मेडिकेशन से वो घर में ही उसका ट्रीटमेंट करवा सकता है। बट अगर मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन इख्तियार कर गई है, फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है जिसमें उनको एडमिट करवाया जाता है। उनका सारा एक ड्यूरेशन होता है, कब तक वो वहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद कैसे वापस आने के बाद उनकी लाइफ जो है वो कैसे चलेगी या कौन कौन सी चीज़ों का वो SOPs वगैरह बताए जाएंगे। तो इस तरह से उनको मैनेज करना होता है। इसके बाद आती है हमारी साइकोथेरेपीज़।
जिसमें ग्रुप थेरेपी हो गई, इंडिविजुअल थेरेपी हो गई। जब भी आप रिहेबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो है वो आपको ग्रुप की फॉर्म में बिठाकर थेरेपीज करवाई जाती हैं और इंडिविजुअल थेरेपीज होती हैं। फिर साइको एजुकेशन, आपकी बीमारी के बारे में आपको बताया जाता है कि आपको जो मसला है वो क्या है और वो कैसे है और उसको हम किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। फिर आ जाती हैं आफ्टर केयर सर्विसेज, मतलब जब हम रिहेबिलिटेशन से वापस आ जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, फैमिली को क्या करना है। फैमिली को पूरा ट्रेन किया जाता है, हमें ट्रेन किया जाता है कि आपने किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अब लाइफ कैसे गुजारनी है। फिर आ जाते हैं कुछ नेचुरल वेज जिसको हम इम्प्रूव कर लें तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आएगा वो स्लीप है। हमने अपनी नींद को बेहतर बनाना है। नींद कैसे होगी, नींद में हम इसमें इंसोम्निया की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे कि एक स्टैंडर्ड टाइम है जो उसका है, नींद का टाइम है वो 8 घंटे हैं, तो कम से कम 6 घंटे हमें सोना चाहिए, कम से कम भी 6 घंटे, वरना 8 घंटे तो स्टैंडर्ड टाइम है ना, तो हमें उसके 8 घंटे की नींद पूरी कंप्लीट करनी ही चाहिए। इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करती है, हमारे ब्रेन को वो काम कर देती है। एक्सरसाइज से हम फ्रेश फील करते हैं। अगर हम फ्रेश फील करेंगे तो ऑब्वियसली हम अच्छा महसूस करते हुए हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। फिर आ जाती है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग से हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर बेसिस पे सांस की वर्जिश करेंगे तो उससे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहेगा और हम अपनी सांस की वर्जिश से अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती हैं मेडिटेशन, मतलब कि हम वही डीप ब्रीथिंग करते हुए चीज़ों को फोकस करेंगे और इस तरह से हम अपने दिमाग को पुरसुकून कर सकते हैं। तो ये कुछ, उसके बाद हम डाइट, हमारी डाइट कैसी है। डाइट में ये नहीं आती कि हमने सिर्फ खाना है, डाइट में ये है कि हमारी डाइट में तमाम विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें ऐड हों। हम ऐसी डाइट ले रहे हों जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड हों और हम फिज़िकली भी वो जो है हेल्दी होंगे और मेंटली भी हेल्दी होंगे। तो ये कुछ वेज़ हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।